अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो आपको सारे टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्सेस समझ में आए? कोप्लिनर, नॉन कोप्लिनर, फिर कोप्लिनर में पैरेलल, कॉन्करेंट, कोलिनियर, जनरल। सबको क्लियर है अच्छे से? रिपीट करना है उसमें कुछ? लिखवाए नहीं थे ना मैंने? हमने लिखे नहीं थे ना? देखो, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कल वैसे भी संडे है, तुम्हारा ऑफ रहेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूरा लिख दूंगा ये, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉन कोप्लेनर सिस्टम, नीचे पहले लिखा हुआ, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नोट्स बनाने में। क्लास का टाइम डिवोट करो समझने के लिए। ये पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, वहां से आपको मिल जाएगा। 2 पेज छोड़ देना, आगे से मैं सारी चीज यहीं पे लिख दूंगा और आपको टाइम भी दे दूंगा। ठीक है? आगे से ध्यान रखें इस चीज का। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो। लिख दूंगा मैं खुद से लिख के सेंड कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है बाकी लोग? चलो देखो, आज भी काफी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद आपने पहली बार सुनोगे। ध्यान से देखो। नेक्स्ट। अच्छा, फोर्स के बारे में आपको कुछ दिक्कत है? फोर्स पता है क्या होता है? क्योंकि जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो फोर्स से रिलेटेड ही है। जैसे फर्स्ट थिंग इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है? मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ अ फोर्स जानने से पहले मुझे इतना बताओ, हम लोग किस टाइप का फोर्स डिस्कस कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? जरा चेक करो। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक सिस्टम है। सब लोग ध्यान से सुनोगे। इस तरीके से 2D की बात कर रहे हैं। दिस इज माई पॉजिटिव एक्स, दिस इज माई पॉजिटिव वाई, दिस इज अवर नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, एंड दिस इज अवर नेगेटिव एक्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज? कोई दिक्कत किसी को? क्या ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? चलो ठीक। अब ध्यान से देखो। मान लो, मान लो आपके पास एक फोर्स है यहाँ पे। फोर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन। क्या मैं इस फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, जिसको मैं रेजोल्यूशन करना बोलता हूँ? और वो 2 कंपोनेंट कौन से होंगे? मेरी मर्जी होगी, मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, लेकिन मैं किस में लूंगा? एक सेकेंड रुको। ठीक है, मेरी मर्जी होगी, मैं किस में लूंगा? एक्स में लूंगा और वाई में लूंगा। तो एक्स में इसका जो कंपोनेंट आएगा, चेक करो। एक्स में इसका जो कंपोनेंट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्स लिख सकता हूँ, है ना? और वाई के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो किस में आएगा? एफ वाई के अंदर लिख सकता हूँ। एफ वाई। अब जरा बात ध्यान से देखो, बात ध्यान से देखो। लेट अस सपोज ये एंगल मेरे पास अगर थीटा है, जो ये फोर्स है अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा एफ एक्स? क्या मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स को एफ कोस थीटा? अरे बताओ। और जो एफ वाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत है? चलो, जरा बताना ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारे पास एक वेक्टर है या फोर्स है, उसके जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आएंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, दोनों पॉजिटिव आएंगे। ये छोटी छोटी बातें सर क्यों बता रहे हो तो पता है, अभी समझ में आ जाएगी क्यों बता रहा हूँ। जरा चेक करो। अगर मैं सेम चीज इस वाले क्वाड्रेंट में करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं सेम चीज सेकंड क्वाड्रेंट में करूँ, ध्यान से देखते रहना। या सेकंड की वजह इसमें गंद हो जाएगा, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लेट अस सपोज आपके पास एक फोर्स है इस तरीके से, एक फोर्स है इस तरीके से, ठीक है? जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लो आप, 60 किलो न्यूटन है। 60 किलो न्यूटन, राइट? तो जब मैं इसके कंपोनेंट लूंगा, ले सकता हूँ कंपोनेंट, तो क्या इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा क्या? तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है?
एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग। अरे आपने कहा था आप कोडिंग फॉर्म में करोगे, इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा था। अच्छा, ओके ओके, मैं सेंड करता हूँ आपको। एक मिनट दो। ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे? तो देखो जरा ध्यान से, तो जो ये वाला फोर्स है, इसका जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट किस में आएगा, -x में आएगा, और एक कंपोनेंट किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई भी एक फोर्स है। अब मेरे पास सिस्टम नहीं है, ये बच्चों की तरह ये आपके पास सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास कोई भी एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। इस फोर्स को जब मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, एक्स और वाई में, चेक करना जरा ध्यान से। मान लो मेरे पास एक फोर्स है वेक्टर की फॉर्म में, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो दो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। एक कंपोनेंट ये निकल के आएगा, देख रहे हो? और क्या एक कंपोनेंट ये निकल के आएगा क्या? सही है क्या चीज? क्या ये चीज सही है? क्या दोनों कंपोनेंट सही है इसके, ये गलत है कुछ? अरे हाँ या ना? ये दोनों कंपोनेंट गलत है कि, अरे गलत है ना, बिल्कुल। जो पहला वाला कंपोनेंट वो तो सही है, लेकिन क्या अब सही है क्या चीज? क्या अब सही है? क्या अब सही है? पक्की बात है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों को कंपोनेंट लेना ही नहीं आता, उनको ये समझ में नहीं आया कि मैंने इस वाले फोर्स के ये दो कंपोनेंट कैसे ले लिए। पहली बात तो मेरा जो रेफरेंस है वो एक्स वाई है, और एक्स वाई में भी पॉजिटिव कैसे हो रहा है, नेगेटिव कैसे हो रहा है, बहुत बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे पास एक फोर्स ये है, एक वेक्टर फोर्स ये है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसके जब कंपोनेंट लूंगा एक्स वाई के अंदर, तो क्या ये दोनों कंपोनेंट सही हैं, ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट? क्या दोनों कंपोनेंट सही ले रखे हैं मैंने, या ये सिस्टम आएगा इस तरीके से? ये सिस्टम पहला सिस्टम है, ये वाला कंप्लीट, और ये सिस्टम दूसरा है। तो दूसरा सिस्टम सही है या पहला सिस्टम सही है? सेकंड सिस्टम सही है ना? अच्छा, सेकंड सही है। सेकंड सही है इस वाले के लिए। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स था वेक्टर की फॉर्म में, ये मैंने इसके दो कंपोनेंट लिए, ये वाले सही हैं, या जो मैं अब लूंगा वो वाले सही हैं, ये रेड वाले, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, बताना जरा। रेड वाले सही है ना? इसका लॉजिक क्या है, अब इसका लॉजिक सुनो ध्यान से, बात देखो। अगर इस वाले फोर्स के, सुनो बात ध्यान से, अगर इस वाले फोर्स के ये दोनों कंपोनेंट हैं, या रेजोल्यूशन करके हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये होना चाहिए। अरे हाँ है ना? मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैंने, इस ब्लू वाले को मैंने दो में ब्रेक डाउन किया, तो जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा रेड वालों का, तो मुझे ब्लू वाला मिलना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से अब। जो वर्टिकल वाला रेड वाला है उसको रखा एज इट इज। क्या मैं हॉरिजॉन्टल वाले को नीचे लेके आ सकता हूँ? क्या मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, वेक्टर का? क्या मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, लेंथ? क्या मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी? तो कोई फर्क पड़ेगा जब मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखूं तो? अरे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एफ एक्स, ये एफ वाई, दिस इज योर एफ वाई एंड दिस इज योर एफ एक्स। क्या ये एक साइड है ट्राइंगल की? ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है? क्या तुमने ये साइड ऑर्डर में ले रखी है? और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि जब ट्रायंगल की दो साइड टेकन इन ऑर्डर, तो जो तीसरा वेक्टर है इन दोनों का क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट निकल के आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस वाले फोर्स के ये दोनों कंपोनेंट क्यों नहीं हुए, इतनी बात आपको समझ में आई, ये ही क्यों हुए? क्योंकि बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो जब उसका रिजल्टेंट निकालोगे वही तो मिलना चाहिए। अरे है ना? बात क्लियर हो रही सबको? अरे बात क्लियर है? चलो।
इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर कोई भी तुम्हें स्पेस में वेक्टर दे रखा है या फोर्स दे रखा है, उसको ब्रेक डाउन कर लोगे ना? अच्छा, जरा मुझे बताना। कोई बात नहीं, अगर इतनी बात समझ में आती है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। आपके पास एक फोर्स है, ठीक है? फोर्स, ये वाई के अंदर लेट सपोज यूनिट्स हैं 4, और जो एक्स है इसके अंदर ये है 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर्स को 3i कैप प्लस 4j कैप? है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3i कैप प्लस 4j कैप? और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो कैसे लूंगा मैग्नीट्यूड? कल सिखाया था आपको मैग्नीट्यूड लेना। जब मैं इसको मैग्नीट्यूड लूंगा तो कैसे लूंगा? एफ का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आएगा, 5 किलो न्यूटन। तो अगर मैं फोर्स इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन, अब जरा चेक करो। अगर मैं लिखूं फोर्स इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन, एक आपको ऐसे दे दिया, इस तरीके से ये वेक्टर बनाया और बताया कि फोर्स इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन, और एक ऐसे ले दिया ये वेक्टर की फॉर्म में, क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कोई फर्क पड़ता है उस चीज से? एक ही तो बात है। ये आपको किस में लिखा हुआ है फोर्स, ये यही फोर्स वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे निकाला हुआ है ना 5 किलो न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड ही तो है बस। बेटा क्लियर हो रही बात सबको? कुछ दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत आ रही है? चलो, अब भटकते नहीं टॉपिक में, कहाँ पे थे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब ध्यान से देखो, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट? कोई भी आंसर करोगे मुझे, मोमेंट क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं मोमेंट है क्या चीज? क्या दिमाग में कुछ ऐसी घंटी बज रही है, सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है, ऐसा कुछ है याद? वो तो आपने उसका ऐसा लगता कि फॉर्मूला बता दिया मुझे कि सर मोमेंट निकालने का ये तरीका है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोमेंट होता क्या है। अब ध्यान से सुनो, मोमेंट होता है आपके फोर्स की कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी? किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, ठीक है? चेक करो, ये एक बीम है, इस पे मैंने काफी सारे फोर्सेस लगाए। दिस फोर्स 1, ये अलग अलग फोर्स है, दिस इज फोर्स 2, दिस इज फोर्स 3, एंड दिस इज फोर्स 4। चलो, मुझे इतना बताओ, ध्यान से बात समझो। हम क्या निकाल रहे हैं, हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकाल रहे हैं। मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, ये हमने बचपन में पढ़ा, आज देखते हैं क्या इसका मतलब है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे हिंज लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, दिस इज पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट देखना चाहता हूँ F1 फोर्स का, कितना आएगा? अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट देखना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ F1 के कारण, कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे पता चला 0 आएगा? F1 की डायरेक्शन देखो, F1 की डायरेक्शन देखो, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है F1 की डायरेक्शन? अभी सिखाया आपको मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्या ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी? क्या ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन होगी बेटा, जरा बताओ मेरे को। अगर किसी फोर्स की, अब ध्यान से बात समझो, अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट के अबाउट आप क्या निकालना चाहते हो, मोमेंट निकालना चाहते हो, तो उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना चाहते हो, तो इस फोर्स की जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। अब इसी चीज को आप अब तक क्या समझते आए थे? देखो ध्यान से बात,
अब आपको एक बहुत मस्त चीज सिखाता हूं, कैसे, जरा चेक करो। क्या मैंने आपको ये बताया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। मैं किसी भी एक फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन क्या बताया था? अच्छा इम्प्ली देखो, इम्प्ली मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। ये जो F1 फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया, यहां तक बात क्लियर है। जो F1 फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ए से, जिसके अबाउट मैं मोमेंट देखना चाहता हूं? तो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि किसी फोर्स का अगर लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाए, जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन देखना चाहते हो या मोमेंट देखना चाहते हो, तो उसके कारण मोमेंट जीरो आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन से मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन बताया था। वो क्या था कि मैं किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे मूव कर सकता हूं, इफेक्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं। कैसे, जरा चेक करो। अगर यहाँ पे हिंज है, ये बॉडी डिफॉर्मेबल होती तो F1 के कारण टेंशन आता है ना। अगर ये बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है तो टेंशन के कारण टेंशन आएगा, फोर्स के कारण। बट चेक करो, क्योंकि मैं रिजिड बॉडी मान रहा हूं, अगर मैं F1 को उठा के यहां प्लेस करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, मैं किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे अगर मूव करूं, तो उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्या मैं F1 को उठा के यहां भी ला सकता हूं, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, और तब भी इसका इफेक्ट सेम रहेगा? बोल सकता हूं ये चीज। बट अगर यही बॉडी डिफॉर्मेबल होती, तो क्या अब F1 इसको कंप्रेशन दे रहा होता बड़े आराम से? ठीक, अब जरा बात सुनो। तुम इसी पॉइंट के अबाउट तो क्या देखना चाहते हो, इसी पॉइंट के अबाउट तो तुम इस फोर्स का मोमेंट कैपेसिटी देखना चाहते थे। इस फोर्स को उठा के तुम यहां ले आए बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिशन। जरा बताना, इस वाले पॉइंट में और इस वाले फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इस वाले पॉइंट के बीच में और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जीरो है। तो क्या अभी बात तुमको बात समझ में आई कि इस वाले फोर्स के कारण क्यों मोमेंट नहीं आता? क्योंकि सारा देखो बेसिक चल रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन आपने यूज किया, इसको यहाँ उठा के लिया है। और जब यहाँ उठा के लिया है तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है बेचारा, तो कैसा मूवमेंट देगा? कोई मूवमेंट देगा ही नहीं। बात क्लियर हुई? अरे बात क्लियर हुई सबको? ये F1 के कारण कोई मूवमेंट क्यों नहीं आएगा, इतनी बात समझ में आई? चलो, अब देखो F2। अब देखो, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर दे रखा है तुमको F2 फोर्स, इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ y के अंदर और x के अंदर। इसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आएंगे, x वाला भी और y वाला भी। कहने का मतलब, ये इसका x कंपोनेंट आएगा F2 का, और ये इसका क्या आएगा, y कंपोनेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? 2 मिनट पहले बता के आया हूँ, है ना। अरे जो F2 है, इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूंगा, देखो बेटा समझ में आ रही है कि नहीं, पहले मुझे इतना बताओ। जो ये F2 है, इस तरीके से ये F2 आपके सामने है। जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो ये इसका Fx आएगा, और ये इसका क्या आएगा, Fy। क्लियर है ना चीज? अब तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसका सर नीचे क्यों आएगा, इधर क्यों आएगा। अब तो क्लियर है ना चीजें? ठीक है, चलो। जब मैंने इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो मुझे बताना, इस F2 का जो Fx कंपोनेंट है, जो यहां पे कहीं आएगा, क्या इसके पास कोई मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी? क्या ये Fx कंपोनेंट F2 का और जो F1 फोर्स था, बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेंगे? यहां से उठा के यहां ले आएंगे हम लोग। ये लोग इसको Fx को यहां उठा के ले आए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जो F2 फोर्स है, इसका जो Fy कंपोनेंट है, जरा चेक करो। इसको तुम क्या यहां उठा के ला सकते हो Fy को? क्या तुम Fy को यहाँ उठा के ला सकते हो? अरे नहीं ला सकते। क्यों? क्यों? चेक करना जरा। जब तुम यहाँ पे Fy ड्रॉ करोगे, जब तुम यहाँ पे इसका Fy ड्रॉ करोगे, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन आएगा ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन आएगा ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिशन ट्रांसमिशन क्या बोलता है कि आप लाइन ऑफ एक्शन पे तो मूव करा सकते हो, बट आप लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो। इस बार
इस बार जो ये एफ वाई फोर्स है, जो एफ वाई फोर्स है, जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन देखना चाहते हो, क्या तुम्हें ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है डी यहाँ पे? अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, अरे बताओ मेरे को। तो इस बार कुछ ना कुछ F2 के कारण मोमेंट जनरेट होगा, क्योंकि तुमने F2 को ब्रेक किया FX में। इसका FX वाला पार्ट तो मोमेंट नहीं दे रहा, बट जो इसका एफ वाई वाला पार्ट है वो तो दे रहा है ना मोमेंट, वो तो दे रहा है ना। चलो, अब F3 की बात नहीं करते, F4 पे आते हैं। F4 किस डायरेक्शन में है? F4 किस डायरेक्शन में है? खुद वाई के अंदर है कंप्लीट। अरे खुद वाई के अंदर है। क्या इसका सारा कंपोनेंट, सारा का सारा जो मैग्नीट्यूड है मुझे मोमेंट दे रहा होगा? क्या इस फोर्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? F4 का कुछ ऐसा कंपोनेंट या ऐसा पार्ट है इसके पास जो, देखो जैसे F2 था, F2 को जब आपने ब्रेक किया FX और FY के अंदर, जो FX वाला पार्ट है वो इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, सिर्फ एफ वाई वाला था वर्टिकल डायरेक्शन में। अरे ये जो एफ फोर फोर्स है, ये तो पूरा का पूरा वर्टिकल में है। तो क्या ये पूरा का पूरा फोर्स अपनी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करेगा? है ना? तो आपको थोड़ा बहुत फील आ पा रहा है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स? इट इज अ मोमेंट, इट इज अ रोटेशन कैपेसिटी ऑफ अ फोर्स। क्या इन तीनों फोर्सेस की, F1 की, F2 की, F3 की और F4 की, सेम पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कैपेसिटी सेम है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, F1 की, F2 की, F3 की, F4 की, इस सेम पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की जो कैपेसिटी है वो सेम है क्या? वो सेम नहीं हो सकती है, वो सेम नहीं हो सकती। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी भी फोर्स की एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो बेटा जब भी याद करो, हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व करते थे किसको, जैसे मान लो एक बीम बनाई आपने, यहाँ पे एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन निकालते थे, बीम के ऊपर लोडिंग लग रही है, आप लोग क्या करते थे, रिएक्शन निकालते थे तो किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते नहीं थे मोमेंट? याद है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, लेट्स लेट्स वो जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट के अबाउट आप क्या निकालते थे, मोमेंट निकालते थे। तो ये इस फोर्स के कारण आप मोमेंट लेते थे, क्या जीरो आ रहा है क्या मोमेंट? जब इसको तुम, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो लाइन ऑफ एक्शन से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो मोमेंट आएगा ना। लेकिन अगर कोई फोर्स यहीं से पास कर गया, अगर मान लो कोई फोर्स यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन देखना चाहते हो, क्या वहीं से पास नहीं कर रहा? तो कितना रोटेशन आएगा इस फोर्स के अबाउट इस पॉइंट पे? जीरो आएगा ना, जीरो आएगा ना। ये बात क्लियर है? सर एक, यहाँ से सर ये तो बात बिल्कुल बात क्लियर है, आप बताना क्या चाह रहे हो? क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोमेंट है, जो मोमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होती है? मैंने बेंडिंग का कोई नाम नहीं लिया यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मोमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या मोमेंट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस? ये क्लियर है बात? चलो अच्छी बात। मेरे ख्याल से ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया, या उतारना चाहते हो इसको? इसे उतारना चाहते हो उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मुझे डेफिनेशन लिखनी है मोमेंट ऑफ अ फोर्स और उसको आप फर्दर समझाना है। महेश्वर, ताहिदा, फला, समझ में आ रहा है आपको क्लास में? आप लोग रिस्पॉन्ड कम कर रहे हो क्योंकि, मोमेंट ऑन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन इज जीरो मोमेंट। नहीं सुमित, स्टेटमेंट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन देखना चाहते हो, ठीक है, किसी भी फोर्स के कारण, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप किसी भी फोर्स का रोटेशन देखना चाहते हो, जिस फोर्स के कारण आप रोटेशन देखना चाहते हो, अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है,
तो उस फोर्स के कारण मोमेंट जीरो होगा। क्लियर हुआ सुमित? या रिपीट करूं? एक एग्जांपल की फॉर्म में बता दूंगा, नोट कर लो पहले। डन? सबने लिख लिया? वेयर विल बी देन मैक्सिमम? बताऊंगा ना, बताऊंगा। मैक्सिमम तब है सुमित जब वो कंप्लीट फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कोई भी कंपोनेंट वेस्ट नहीं हो रहा। जैसे F2 के केस में देखो यहाँ पे, F2 के केस में, F2 के केस में क्या कंप्लीट F2 रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? जब मैंने F2 को ब्रेक डाउन किया, एक Fx आया, एक Fy आया। जो Fx है वो F2 का ही तो एक पार्ट है। क्या वो मोमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? बताओ मुझे सुमित। जो F2 का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा, क्या वो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि जो Fx है, जब तुम उसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे, वो खुद ही उस पॉइंट से पास कर जाएगा ना, ए पॉइंट से। और जब भी किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन देखना चाहते हो उसी पॉइंट से पास कर जाए, तो जीरो होता है उसका मोमेंट। लेकिन F2 का कुछ पार्ट Fy के अंदर भी तो है। अरे दो कंपोनेंट होते हैं ना, Fy और Fx। तो Fy का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। क्या Fy का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर रहा है क्या सुमित? जो Fy है, जो Fy कंपोनेंट है F2 का, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या वो ए से पास कर रहा है या कुछ डी डिस्टेंस दूर से पास कर रहा है? तो उसके कारण तो मोमेंट आएगा ना। लेकिन जो F4 फोर्स है यहाँ पे, F4, वो तो पूरा का पूरा इस वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्या उसके पास कोई भी कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में? जो F4 फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या उसके पास कोई कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में? नहीं है ना। तो सारा का सारा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। चलो देखो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ध्यान से डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट फोर्स टू रोटेट, टू रोटेट about a fixed point, about a fixed point, about a fixed point। और मोमेंट होता कैसे है? मोमेंट निकालते हैं इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, अब एक चीज चेक करो। अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ नोट के फॉर्म में, समझाऊंगा आज की क्लास में। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट सुना है? एक वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है ये? ए डॉट, सॉरी, कुछ ऐसा पढ़ा होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे एक एन कैप। बचपन में पढ़ा है चीज वेक्टर्स में? सर आपने तो वेक्टर पढ़ा है, आपने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या कहा था, जहां जो चीज आएगी वहां वो चीज बताऊंगा। पहले बता दूंगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा। जिसको ये नहीं पता, इसे देख लो क्या होता है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी के लिए इतना जान लो, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से पूछ सकता हूँ। जरा बताना ये चीज यहाँ पे क्या डिनोट कर रही है। क्या बोल सकता हूँ, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना? जरा मुझे इसका बस मीनिंग बता दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये एन कैप का मतलब क्या है? क्या एक ये यूनिट वेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में? बस इतना बता दो। जैसे आई कैप था, आई कैप था, आई कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर था एक्स डायरेक्शन में। तो एन कैप क्या है? एन कैप भी एक यूनिट डायरेक्शन है, जिसकी डायरेक्शन मुझे पता करनी है अभी। किसी कोई डायरेक्शन में है, मुझे नहीं पता, एक्स में है वाई में, मैं नहीं जानता, लेकिन है यूनिट वेक्टर ये। क्लियर है बात सबको?
क्लियर है बात सबको? सर ये साइन थीटा क्या है? सर ये साइन थीटा क्या है? थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या? एंगल। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। क्या हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना आता है? कितना बताओ? चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फिर इस कहानी को और डिटेल में देखते हैं। डन। नोट कर लिए? चलो, देखो। एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल पे आपने फोर्स लगाया, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक्स वाई जेड। एक फोर्स लगाया, ठीक है। ये पार्टिकल ए है, कोई लिखेगा नहीं, अभी रुक जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। दिस इज ए, दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब चेक करो, ये मेरे पास एक फोर्स है जो ए पॉइंट पे लग रहा है। इस फोर्स के कारण मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं ओ पॉइंट पे। क्या मैंने बोला? एक स्पेस में फोर्स है एफ जो ए पॉइंट पे लग रहा है। इस फोर्स के कारण मैं मोमेंट निकालना चाहता हूँ किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। अब जरा चेक करो, अगर मैं इस ओ को ए से ज्वाइन कर दूं, कुछ कुछ याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं इस ओ को ए से ज्वाइन कर दूं, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या बोलते हैं इसको? ओ ए को पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था कल। सर कल तो ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाई जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? कल पढ़ाया था इसको पोजीशन वेक्टर। चलो ठीक है। अब जरा मुझे बताना, ये भी एक वेक्टर है ओ ए, ये भी एक वेक्टर है ए एफ, है ना, फोर्स वेक्टर। क्या मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना आता है? जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, दोनों अवे होने चाहिए। फोर्स तो इससे अवे है, क्या पोजीशन वेक्टर अवे है इस पॉइंट से, ए से? नहीं। जरा चेक करो, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, कोई फर्क पड़ता है? जरा चेक करो, इसे एक्सटेंड कर दिया आगे, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? क्या अब ये दोनों अवे हैं? तो क्या ये एंगल हुआ थीटा? थीटा। बताओ मेरे को। चलो अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास, अब इधर सुनना ध्यान से, ये मेरे पास एक फोर्स है, ये फोर्स है। मुझे इसके कंपोनेंट लेने हैं। मैंने आपको क्या कहा था? अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कंपोनेंट एक्स और वाई में ही चाहिए। और दोनों के दोनों, अगर दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने इस ग्रीन वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, अगर आपने इस ग्रीन वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो दूसरा कंपोनेंट क्या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा क्या? है ना? अगर मैंने इस फोर्स का एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में लिया, तो जो दूसरा कंपोनेंट मैं लूंगा, क्या मैं वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लूंगा? और मैंने आपको कल ये बात बताई थी, क्या कंपोनेंट में हमेशा एक्स वाई में ही लूंगा? क्या नहीं, जिसमें मुझे जरूरत होगी उसमें लूंगा मैं। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जिस डायरेक्शन में मुझे स्टडी करना है, जरूरत है, मैं उसमें लूंगा। क्या मैंने इस वाले एफ के कंपोनेंट एक्स और वाई में ले रखे हैं इस बार यहाँ पे? नहीं लिए हुए ना? नहीं लिए हुए, है ना? चलो, अगर ये एंगल थीटा है, अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? एफ साइन थीटा। अरे हाँ है ना? अरे हाँ है ना? अरे बोलो। चलो, हमारा मोटिव क्या था? हमें ओ पॉइंट पे इस एफ वाले फोर्स के कारण मोमेंट निकालना था, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। जरा मुझे बताना, इस ओ पॉइंट पे इसका जो कंपोनेंट आपने लिया एफ कॉस थीटा, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है
क्या उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन निकालना चाहते हो? ये जो एफ कॉस थीटा है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या उसी पॉइंट से वो पास कर रही है जहां जिसके अबाउट तुम रोटेशन निकालना चाहते हो? तो कितना रोटेशन आएगा इस फोर्स के कारण, इस वाले कंपोनेंट के कारण? जीरो आएगा। जीरो आएगा, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन क्या एफ साइन थीटा के कोरोस्पॉन्डिंग जीरो आएगा क्या? नहीं ना। कुछ तो आएगा। चलो, अब मोमेंट क्या होता है अभी जस्ट पढ़ के आए हैं सर। सर मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़ा आप लोगों ने। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लेंथ निकाल सकता हूं अगर मेरे को वेक्टर पता है। अगर मेरे को ये वेक्टर पता है तो इसकी लेंथ क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड। अरे मोमेंट क्या होती है भाई? मोमेंट होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? तो फोर्स कितना है यहाँ पे? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? क्या ओए मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ओए। लेकिन सर ओए तो एक पोजीशन वेक्टर है। अगर मुझे वेक्टर गिवन हो और मुझे उसकी लेंथ निकालनी हो, क्या वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड होती है क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ओए? जरा मुझे बताओ। तो क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ओए का मैग्नीट्यूड इंटू एफ इंटू साइन थीटा? अरे बोलो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब जरा मुझे एक बात बताओ। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एफ साइन थीटा के कारण तुम ओ पॉइंट पे मोमेंट देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? राइट हैंड से देखते हैं, सामने बताओ पहले। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताना है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देखो ध्यान से बात। देखो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चीजें सुनते जाओ, काम आएंगी। इधर देखो। ये देखो, ये फोर्स देख पा रहे हो? ये अपना राइट हैंड लो। अपना राइट हैंड लो। उसको ऐसे इस प्लेन में, फिंगर्स इस प्लेन में लेके आओ, इस तरीके से। तो तुम्हारा जो थंब है, सब सब लोग करो। सब लोग करो इसको, डायग्राम को ड्रॉ करो, और मोमेंट जब क्लॉकवाइज करोगे तो तुम्हारा जो थंब है वो स्क्रीन के अंदर जाएगा या बाहर आएगा? तुम्हारा जो थंब है वो स्क्रीन के अंदर जाएगा या बाहर आएगा, इतना बताओ। जब तुम देखो ना बेटा, पहले मोमेंट लेना सीखो। देखो, ऐसे घूमेगा, तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। अपनी फिंगर्स को कर्ल करो और अपना थंब की डायरेक्शन देखो। वो आउटवर्ड्स आ रहा है या इनवर्ड्स जा रहा है? जब तुम क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हो तो तुम्हारा जो थंब है इस पेपर के अंदर जा रहा है, इस पेपर से बाहर आ रहा है? अरे बताओ। अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है ना, देखो जरा। अब ध्यान से बात समझो। सर जो थंब है वो अंदर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन की बात कर रखी है। क्या तुम्हारा प्लेन आउट, जो तुम्हारा थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है? जो हमारा थंब है आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, इनसाइड? चलो अब ध्यान से देखो। हम हमेशा, अगर हम बात करें थ्री डी में, तो ये वाला जेड क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये जेड क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लेते हैं। और जो अंदर जेड जा रहा है उसको क्या लेंगे? उसको क्या, उसको क्या लेंगे? जो अंदर जेड जा रहा है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ध्यान रखना, अब देखो बात समझो। अब देखो बात समझो, देखो। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, ओ ए इंटू एफ इंटू साइन थीटा, क्या इससे पता चल रहा है कि मेरी जो मोमेंट निकाली है वो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, सिर्फ इतने से? क्या इतने से पता चल रहा है? अरे नहीं पता चलेगा ना। और हमें एक बात पता है कि मोमेंट क्या चीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इसके पास एक सेंस या डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो वो डायरेक्शन कौन सी है जो आप बोल रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई बात समझ में? क्योंकि ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो आपका आपका जो अंगूठा है वो इनसाइड चला गया। जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, क्या नाम होगा उसका? जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या यूज करेंगे, के कैप। अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप। क्या अब इसकी रिप्रेजेंटेशन पूरी है? किस किस कोई बात समझ में नहीं आई है?
कि सर ये बात दोबारा रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे बोलो किस किस को बात समझ में नहीं आई है, आ गई है या रिपीट करना है इसको? रिपीट करना है। देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक पहुंचे? मोमेंट निकालने तक पहुंचे सब लोग? चलो, जब तुम इस मोमेंट को शो कर रहे हो, जब तुम देखो ध्यान से बात, अच्छा तुम्हें ये नहीं दिख रहा है? देखो, अपनी फिंगर्स खोलो, तुम्हारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है मोमेंट की डायरेक्शन में। जो थंब है वो कहाँ जा रहा है? जो थंब है वो कहाँ जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो थंब है वो मोमेंट के सेंस को बताता है। ठीक है बात? अगर अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है तो थंब अंदर जा रहा है, अंदर मतलब नेगेटिव। तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो आप कैसी लोगे? नेगेटिव लोगे। अगर यही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती तो आपका थंब कहाँ पे आता? अगर यही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती तो थंब बाहर आता। अगर थंब की डायरेक्शन बाहर है मतलब पॉजिटिव, किसके अंदर है? पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड के अंदर है ना। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि उसके पास सेंस होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस जेड या प्लस जेड। और जब भी किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी हो साथ में, मतलब वो आपको बता रहा है कि माइनस जेड या प्लस जेड, और प्लस मैग्नीट्यूड भी है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं ना। आई बात समझ में? इसीलिए तुम लोग स्ट्रक्चर में, सोम में कंफ्यूज होते रहते हो कि सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में तुम्हें? क्योंकि उसकी सेंस बताना बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड के साथ देखो, या तो मैं ऐसा लिखूं, देखो बात समझो ध्यान से, या तो मैं ऐसा लिखूं, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? पूरा क्लियर है? या फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? या फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो डायरेक्शन है वो जेड के अंदर है, लेकिन जेड कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? या तो मैं ऊपर वाला लिखूं, ये मैग्नीट्यूड बताऊं आपको सिर्फ, और बोलूं कि मोमेंट क्लॉकवाइज है, खत्म बात। या फिर मैं क्या बोलूं, आपको मैग्नीट्यूड दूं, उसको के कैप लगाऊं, के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, और बोलूं माइनस। इसका मतलब ही क्या हुआ? कि जो थंब है वो अंदर जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा? थंब अंदर जा रहा होगा। अरे थंब अंदर जा रहा होगा ना। अब जरा चेक करना, जो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा और ये लिखा, क्या सेम नहीं है वो चीज? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? देखो आपने क्या लिखा अभी अभी, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, यही लिख के आए हो। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, आर ऐसे, ओ ए क्रॉस एफ, क्या आ जाएगा? ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या आएगा? इंटू एफ इंटू साइन थीटा, और एन कैप की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है। अरे बताओ कोई दिक्कत है? माइनस प्लस तो देख लेंगे ना कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। अरे बात समझ में आई आप लोग को? तो क्वेश्चन क्या आएगा सर? क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्रॉस, क्या क्रॉस? क्या तुम्हें बात समझ में आई? इसके पहले रटा होगा, आज क्लियर हुआ है चीजें कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेते हैं मोमेंट निकालते हुए? अरे हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ पहले? पहले मुझे तसल्ली दो, ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सबको? अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन करके बताओ तो। नोट करो पहले इसको, फिर क्वेश्चन कराता हूँ उस पर, नोट करो। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है।
वेक्टर्स में दो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सुना होगा नाम आप लोगों ने। वेक्टर्स के अंदर दो प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। महेश्वर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब डॉट प्रोडक्ट की कहानी आएगी बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। यार वैसे ही पढ़ना है कि जैसे लोग पढ़ाते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल करा दिया, ये डॉट प्रोडक्ट का सवाल करा दिया। अब अगर यहाँ तब वहां पे बताता क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में नहीं आता, अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे इसके अंदर, तो पूछ सकता है सिंपल सा, कि जो ये एन कैप है, जो एन कैप है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं उसी प्लेन में होगी, या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात। जो ये एन कैप है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बहुत बढ़िया, अभी देखो ना, जो के कैप है, जो तुमने अभी इसको यूज किया, के कैप है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर और तुम्हारा फोर्स वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं है क्या। जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है और जो तुम्हारा फोर्स वेक्टर है किस प्लेन में है वो, एक्स वाई प्लेन में है। और जो तुम्हारा के कैप निकल के आया ये किस प्लेन में है, क्या इनके परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं है क्या। जो के कैप आपने लिखा उसकी डायरेक्शन एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं है क्या। तो यही पूछेगा आपसे कि जो ये एन वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन है वो किस प्लेन में होती है, जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें होती है। हे भगवान, फॉलो कर पा रहे हो चीजों को। अरे जो मोमेंट की डायरेक्शन आई थंब से, वो जेड किस प्लेन में है, जेड जेड एक्स वाई के परपेंडिकुलर नहीं है क्या। बेटा मुझे एक बात बताओ, रट रहे हो क्या चीजें अभी भी, सिर्फ यस यस लिख रहे हो, फील आ पा रही चीजों की। मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। नोट कर लिया फिर सबने। चलो मैं एक क्वेश्चन लूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई गलती मत करना प्लीज। डिटरमाइन द, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द, अबाउट द बेस पॉइंट, बेस पॉइंट ए। दिस इज योर बेस पॉइंट ओ। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, और जो डिस्टेंस दे रखी है यार, दिस इज 3 meters एंड दिस डिस्टेंस इज 1.2 meters। क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं सॉल्व करूंगा इसको, के बाद आप लोग सिर्फ देखोगे।
पहले नोट करो क्वेश्चन को। नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो देखो, सुनो। आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? कि हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स के अंदर। और एक हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, जरा चेक करो। क्या मैं इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से सॉल्व करूंगा, और कोई लिखेगा नहीं जब तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। क्या मैं इस फोर्स को, क्या करना है मुझे मुझे इस ओ पॉइंट के अबाउट इस वाले फोर्स के कारण क्या देखनी है, मोमेंट निकालनी है। ठीक है? देखो, दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं इस फोर्स के क्या करूं, दो कंपोनेंट लूं। एक इस डायरेक्शन में ले लेता हूं, और एक इस डायरेक्शन में। क्या मैंने कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो सही ली है? एक तो परपेंडिकुलर है आपस में, और पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई। कोई दिक्कत? ये बता रखा आपको। इस वाले वेक्टर को कैसे सोल्व करूंगा, चलो ध्यान से देखो बात। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस विल बी एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी क्या वैल्यू लिख सकता हूं मैं? एफ कॉस थीटा। चेक करो। और एफ कितना दे रखा है आपको? 700 कोस 45। कितना आ जाएगा? कोस 45 कितना होता है? 1/√2। कोई दिक्कत? एफ एक्स निकाल लिया हम लोगों ने। क्या सिमिलरली मैं एफ वाई निकाल सकता हूँ? एफ वाई कितना हो जाएगा? एफ वाई, एफ वाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अरे बोलो जल्दी। 700 sin थीटा। कितना आ गया ये? 700 इंटू 1/√2, ये भी सेम आ रहा है। 700/√2 sin 45। यहाँ तक कोई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ। अब जरा चेक करो, कोई और तो कंपोनेंट नहीं है? कोई और तो कंपोनेंट नहीं है? क्या जो इफेक्ट ये एफ देगा वही इफेक्ट ये दोनों मिलके देंगे? यही मतलब होता है रिजल्टेंट निकालने का। क्योंकि एफ एक्स का और एफ वाई का जो रिजल्टेंट है वो एफ है। जो एफ एक्स है और जो एफ आई है उसका रिजल्टेंट एफ है। तो जब आपने एफ को दो कंपोनेंट से ब्रेक कर लिया, तो क्या मुझे एफ की जरूरत है? डू आई नीड एफ राइट नाउ? नो आई डोंट। हटा दिया मैंने। हटा दिया। चलो चेक करो। सबसे पहला फोर्स एफ एक्स। एफ एक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट तुम मूवमेंट लेना चाहते हो? एफ एक्स का, एफ एक्स का क्या लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है क्या? इम्प्रीत कैसे पास कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन? बेटा एफ एक्स का लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं है क्या? अरे जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी वही तो होती है उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन। इम्प्रीत, क्या ये लाइन तुम्हें ओ से पास करती हुई दिखाई दे रही है? नहीं कैच कर पा रहे हो मतलब? देखो, ये सुनो नमूनो। जो एफ एक्स है, ये तुमको लाइन ऑफ एक्शन समझ में आया ना? ये देखो, ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स एफ है। ठीक है? तो ये इसका क्या होता है? जिस लाइन में ये लाई करता है वही इसका क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। अभी क्लियर हुआ? तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे? दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ वाई। तो जरा बताना, एफ एक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये नहीं होगा क्या? दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एक्स, राइट? अब ये लाइन ऑफ एक्शन जो रेड कलर की है, क्या ओ से पास कर रही है? तो अगर ये ओ से पास नहीं कर रही, तो इसके कारण मोमेंट का इफेक्ट, इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो जीरो होगा क्या? जीरो तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये ओ से पास कर जाती तब जीरो हो जाता। चलो देखो, अब ध्यान से सुनो बात, ध्यान से बात समझो। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अरे छोटा हो जा भाई। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। क्या मैं फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करा सकता हूं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन? क्या मैं उस फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करा सकता हूं? क्योंकि मेरे पास बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी है, और मुझे पता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है? रिजिड बॉडीज के लिए। तो अगर मैं एफ एक्स को उठा के यहां पे प्लेस कर दूं,
अगर मैं एफ एक्स को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? ये हो गया एफ एक्स। कितना है एफ एक्स? एफ एक्स है आपके पास 700√2 बाई रूट टू। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, और ये आपका फोर्स कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 3 मीटर। तो बेटा आप थोड़े बड़े बन जाओ। अगर ये फोर्स यहां भी लगा होता, तब इस वाले फोर्स का भी इस वाले पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता? 3 ही होता। ये बस मैं तुम्हें बचपन में खिला रहा हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, सोम के अंदर, एफएम के अंदर, कि ये वाला फोर्स है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वो क्यों मैं कर पाता हूँ, अब उसका रीजन दे रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर आपको मैं बस। ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंट क्या आएगा, अभी पढ़ के आए, मोमेंट इक्वल्स टू क्या? मोमेंट इक्वल्स टू क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 700/√2, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 3 मीटर। 3 मीटर। इसका सेंस क्या है? क्या मैं मोमेंट को वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं अभी? अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख रहा तो सेंस बताना पड़ेगा। क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दे रहा है। चलो, प्लस एक फोर्स बचा है, एफ वाई फोर्स। अब जिससे मैं सवाल पूछूंगा वो आंसर देगा। इमप्रीत मुझे इतना बताओ, जो ये एफ वाई फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या ओ से पास करेगा? नहीं पास करेगा ना। एफ वाई का ये लाइन ऑफ एक्शन है, जो एफ वाई है इसका ये है लाइन ऑफ एक्शन। अब तुम्हारी मर्जी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग अब तुम्हारी है कि तुम एफ वाई को ऊपर रखो, नहीं तो यहाँ पे नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा बताना ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ वाई का है इस ओ पॉइंट से? 1.2। और ये भी, एफ वाई भी इस ओ पॉइंट के अबाउट कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज तो लिख सकता हूँ 700/√2 इंटू 1.5, सॉरी इंटू 1.2, क्लॉकवाइज। तो नेट मोमेंट कितना आया निकल के? सिमरन कितना निकल के आ रहा है आंसर? चलो आंसर बता दो कोई भी, कितना आ रहा है? क्या हुआ, कैलकुलेटर वगैरह सब सोल्ड आउट कर दिया क्या ओएलएक्स वगैरह पे? अगर कैलकुलेटर तुम्हारे पास में है, मतलब लगता है फिर मार्केट में दिमाग बेच के आ गए हो। 415। मुझे ये आंसर में डाउट है, कितना आ रहा है? 2078.89 सही है। अब इसके यूनिट्स क्या आएंगे? आपने फोर्स को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, फोर्स किलो न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो इसके यूनिट्स आएंगे। ये बात तो सबको पता है, ये बात तो सबको पता है, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करूं तो आंसर सेम आना चाहिए। इसी फॉर्म को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं हमने आज सीखा वेक्टर फॉर्म, आंसर सेम आना चाहिए। और ये मोमेंट आया कैसा है? ये मोमेंट आया कैसा है? क्लॉकवाइज मोमेंट आया है। अरे हाँ है ना। अब चुपचाप बैठोगे, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म से सोल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। सेम प्रॉब्लम। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए। क्लास से कौन गया अभी? दिस इज फोर्स एफ। कितना था इसका मैग्नीट्यूड? 700 न्यूटन था या किलो न्यूटन था? क्या था?
चलो ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं इसमें, कैलकुलेटर ले लो। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। चलो अब ध्यान से बात समझो, देखो। मुझे इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स के कारण क्या निकालना है? क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ओ पॉइंट से ए पॉइंट? चेक करो। कैन आई ज्वाइन दिस? क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर मैं ओ को ओरिजिन मान लूं तो क्या ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है मेरे पास में, जिसकी पोजीशन मुझे पता है? कैसे पता है इसकी पोजीशन? जरा बताना, ये डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 3 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट का? तो बेसिकली आपको पोजीशन तो दे रखी है तीन, मैंने आपको क्या कहा था, या तो मैग्नीट्यूड दे देगी तो बात है। ठीक है। चलो देखो, अभी अभी आप जस्ट लिख के आए कि मोमेंट क्या होती है, व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ, ये लिख के आए हो। और फर्दर ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा इंटू, यही होता है ना? अरे यही होता है। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं। अब ये ना कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 90 नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये एंगल 90 ऐसा दिख रहा होगा ना, ए, है ना? ये 90 नहीं है। इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन, ये 90 नहीं है। चलो इसको, अभी भी 90 दिख रहा है? ये एंगल अभी भी 90 दिख रहा है आपको? दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। मिल क्यों नहीं रहा है इसमें? चलो देखते हैं इसका इलाज क्या करें। इसका इलाज, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दिस, क्योंकि फिर गलत ना समझ लो, बस ये बात है। ये अब 3 मीटर है। मेरे ख्याल से अब 90 नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहने का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। कैसे सर, आपको कैसे पता नहीं है? सर आप कैसे पता नहीं है, जरा चेक करना। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ? ये वाला एंगल, क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ? ये कंप्लीट एंगल कैसे? इस ट्राइंगल में टेन थीटा यूज करके। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/1.2। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/1.2। जरा बताना कितना आ रहा है थीटा यहाँ से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा कमिंग आउट? अरे बताओ कितना आ रहा है थीटा? 75 नहीं आएगा इसमें, इट्स नॉट 3/1.5, इट्स 3/1.2। टेन इनवर्स 3/1.2, 60 कुछ, 66 या 60 समथिंग आएगा। मुझे करना पड़ेगा क्या? बताओ मुझे। मैं ही कर दूं क्या? हाँ ठीक है, 68.19 आ रहा है। ठीक है, अब जरा चेक करो। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? लीनियर पेयर थीटा प्लस ये फाई प्लस 45, तो थीटा प्लस फाई प्लस 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आसिफ मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके थीटा निकाला है सिर्फ। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 3/3 इस ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आ गया यहाँ से फाई? कितना आ रहा है फाई यहाँ से? 90 नहीं आ रहा ना, कहने का मतलब ये है। 90 नहीं आ रहा ना भाई? अरे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 90 नहीं आ रहा ना? 90 आ रहा है क्या? 90 नहीं आ रहा ना, बस वही बताना था आपको। ठीक है। तनवीर तो बस यस नो कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। 66.81, 90 नहीं है। चलो देखो, अब ये कौन सा वेक्टर था? ये पोजीशन वेक्टर था, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं। ये मेरा
ये मेरा पॉइंट है। आपने पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड किया, क्या इसी को अपन एंगल बोलते हैं उसके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में? ये पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर, है ना? तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, थोड़ा फोकस रखो ना यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल 66 पॉइंट कितना निकाला था? 19। उसमें 45 ऐड कर दोगे, कितना निकल के आएगा? ये आपका 66.19 हुआ, इसमें 45 अगर ऐड कर दोगे कितना निकल के आएगा? ये कैच कर पा रहे हो आप लोग? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कैसे हुआ? समझ में आ रही बात? ये भी थीटा होगा छोटू सा। नहीं आई बात समझ में? अरे बताओ, समझ में आई बात कि दोनों थीटा बराबर कैसे हो रहे हैं? और बेसिकली इस थीटा में जब 45 प्लस करोगे तो आपका दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकल के आएगा, कितना आ रहा है ये? 1119। सब लोग ने ये बात समझ, सब लोग को ये बात समझ में आई? अरे हाँ, है ना? ये बात सबको समझ में आई? चलो, ठीक है। तो मोमेंट निकालना है अपने को, बताओ। पोजीशन वेक्टर कितनी है? इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, ओए। बड़े आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ओए को? 1.2 आई कैप, क्योंकि एक्स के अंदर 1.2 है, आई कैप आ गया। और वाई के अंदर कितना है ये? वाई के अंदर जे कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था, क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1.2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। करेक्ट? करेक्ट। कितना निकल के आ रहा है ये चीज? हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट? अभी बेटा नोट मत करो, चीजें समझ लो। ये कितना निकल के आ रहा है? 3.23। तो लिख दो इसको, कितना है? 3.23। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? कितना दे रखा है? अरे फोर्स का तो आपको मैग्नीट्यूड खुद ही दे रखा है उसने। कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड? कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड? अरे बेटा फोर्स का तो ये मैग्नीट्यूड दे रखा है 700 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है? थीटा आपके पास कंप्लीट दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना? 119, सॉरी 111.19 डिग्री, इंटू एन कैप की जगह क्या आएगा? के कैप। जरा मुझे आंसर निकाल के बताना कितना आ रहा है? 113 आ रहा है। 45 प्लस 66 तो 11 आएगा ना? अच्छा 68 है तो 113 हो जाएगा। 113 हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है निकल के? सिमरन, आंसर कितना आ रहा है निकल के? 2078.32 के कैप। क्या दोनों अप्रोच से आंसर सेम आ रहा है? जरा बताना। वो एक कन्वेंशनल अप्रोच है, दिस इज वेक्टर अप्रोच। थोड़ा बहुत अप्लाई करना जाने इसको, कैसे अप्लाई करते हैं? समझ में आया आप लोग को? पक्की बात है? अब इसे नोट कर लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, जो जिनको समझ में आ गया वो नोट करो, जिनको नहीं आया वो देखो। बेटा अगर मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मेरी क्लास में अगर आपको शर्म आ रही है ना डाउट पूछने में, तो फिर आप कहीं नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि मैं तो कितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। मैं तो सिलेक्शन कराने के लिए ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो बात? और वो भी तुम्हारी ही रिक्वेस्ट पे। नोट करो। कहाँ से ऊपर से नोट करना है? पूरा उतारना है या आधा उतार, कहाँ से उतारना है? ये उतार लिया था, ये वाली अप्रोच। ये वाली अप्रोच भी समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं? नहीं उतारा था? उतारो उतारो उसको, अच्छे से उतारो। फिर नीचे कर दूंगा, फिर नीचे वाला भी उतार देना।
डन। उतार लिया इसको, इस वाली अप्रोच को, फर्स्ट अप्रोच को ऊपर कर दूं? ये लो, ऊपर वाला भी उतार लो। डन। नोट करो, कोई नहीं। डन हो गया। अब मुझे कुछ बातें बताओ। मैंने आपको मोमेंट निकालना सिखाया दो तरीके से, एक कन्वेंशनल तरीका और एक वेक्टर तरीका। अब ध्यान से बात समझो, देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो देखो। मैंने एक पॉइंट फिक्स किया हो। सर ये अबाउट पॉइंट ओ था ना क्वेश्चन में? हाँ इसमें ये इस ओ पॉइंट के अबाउट, इस वाला ओ पॉइंट के अबाउट। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अब जो क्वेश्चन आता है वो सुनो। ये तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ओ नहीं लिखा। अच्छा ओके ओके, इसको चेंज कर लेना, सॉरी। ओके अबाउट देख रहे हैं ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सबको क्लियर है ना? ब्लंडर तो नहीं कर दिया ए और ओ के अंदर? बेटा किसी ने ब्लंडर तो नहीं कर दिया? क्लियर है ना? चलो ठीक है, ठीक। चलो, अब देखो, सुनो सुनो सुनो। अब एक बात बताओ। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने इस ओ पॉइंट को फिक्स किया, जैसे ही मैंने इस ओ पॉइंट को फिक्स किया, और इस ओ पॉइंट पे इस फोर्स के कारण मैं इसकी मोमेंट कैपेसिटी या रोटेशन कैपेसिटी देखना चाहता हूं, तो पॉइंट को फिक्स करने के बाद इस फोर्स की जो मोमेंट या रोटेशन कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी या फिक्स रहेगी? क्वेश्चन सुनो। पॉइंट को फिक्स करने के बाद उस फोर्स की जो रोटेशन कैपेसिटी है, उस पॉइंट के अबाउट जो आपने फिक्स कर दिया, वो चेंज होती रहेगी या फिक्स रहेगी उसकी वैल्यू? क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने पॉइंट को फिक्स किया, मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया। मैं इस पॉइंट पे इस फोर्स की रोटेशन कैपेसिटी चेक करना चाहता हूं, जो आपने निकाल के बैठे हो अभी। तो वो चेंज होती रहेगी या वो फिक्स वैल्यू है? क्या ऐसा है क्या, कल को अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा तो इसी फोर्स के कारण अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूं तो वो चेंज निकल के आएगा यहाँ पे कुछ? अगर मैं इस क्वेश्चन को कल दोबारा सॉल्व कर रहा हूं और इसी फोर्स के कारण इसी पॉइंट पे अगर मैं इसकी रोटेशन कैपेसिटी को चेक करूं तो डिफरेंट निकल के आएगी। तो अगर आपने पॉइंट फिक्स कर दिया तो मोमेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई? एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण फिक्स हो गई। तो मोमेंट मोमेंट कैसा वेक्टर है? एक फिक्स्ड वेक्टर है और एक फ्री वेक्टर है। फिक्स वेक्टर है। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, क्या मोमेंट को निकालने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर का यूज लिया? क्या मोमेंट को निकालने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर का यूज लिया? बिल्कुल लिया। और पोजीशन वेक्टर खुद कैसा वेक्टर होता है? पोजीशन वेक्टर खुद एक कैसा वेक्टर है? फिक्स वेक्टर है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि मोमेंट एक फिक्स्ड वेक्टर है।
एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। आई बात समझ में सबको? सबको बात समझ में आई? अभी ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका एक भाई आएगा, कपल नाम से, सुना होगा आप लोगों ने। कपल इज अ फ्री वेक्टर। कपल इज अ फ्री वेक्टर while दिस मोमेंट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं पॉइंट चेंज करूंगा, अगर मैं ओ से, लेट सपोज ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, अगर मैं पॉइंट्स चेंज करूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इस फोर्स के कारण जो मोमेंट आएगा वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? वो डिफरेंट आएगा। वो डिफरेंट आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक लास्ट क्वेश्चन और। मोमेंट को निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे, मोमेंट को निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे मुझे कितने फोर्सेस चाहिए मिनिमम? दो फोर्सेस। अरे एक फोर्सेस से काम नहीं चल रहा क्या? दो क्यों चाहिएंगे? एक फोर्स चाहिए ना मोमेंट निकालने के लिए। एक सिंगल फोर्स भी एक पॉइंट पे मोमेंट दे सकता है ना? मैं तो मिनिमम पूछ रहा हूँ ना, ज्यादा तो कितने ही हो सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट फोर्सेस, बट मैं तो मिनिमम पूछ रहा हूँ आपसे। अगर एक भी फोर्स नहीं होएगा तो क्या किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई मोमेंट आएगा? नहीं आएगा ना, तो एक फोर्स तो आपको चाहिए ना मोमेंट निकालने के लिए। तो नोट के अंदर अपन दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट इज अ फ्री वेक्टर, सॉरी फिक्स्ड वेक्टर। मोमेंट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस, मिनिमम number of forces to calculate moment is कितने? कितने? is वन। और अगर एक बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ध्यान से बात सुनना कान खोल के, अगर एक बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, तो वो क्या कभी इक्विलिब्रियम में होगी? या फिर ऐसा बोलूं, क्या उस पे नेट फोर्स जीरो होगा? कहने का मतलब है, ये तुम्हारे सामने एक बॉडी है, इस पे अगर एक फोर्स लग रहा है, लेट सपोज 10 किलो न्यूटन का, इसका इफेक्ट तुम यहाँ किसी पॉइंट पे देखना चाहते हो रोटेशन का, ठीक है भाई, रोटेशन तो निकाल, मोमेंट तो निकाल लेंगे इस फोर्स के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बॉडी पे क्योंकि सिंगल फोर्स लग रहा है, तो क्या नेट फोर्स जीरो है इस ए बॉडी पे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या पूछा आपसे। एक बॉडी है ए, ये एक पॉइंट लग रहा है मान लो बी, तुम इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। अब मैं इस फोर्स के कारण इस ओ पॉइंट पे मोमेंट निकालना चाहता हूं, निकाल सकता हूं, दोनों अप्रोच है मेरे पास में, एनालिटिकल भी वेक्टर भी, दोनों अप्रोच है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। मोमेंट को कर दो साइड में, मोमेंट को करो साइड में, इस बॉडी पे आओ। इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स। किस डायरेक्शन में लग रहा है? किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर नेट फोर्स कितना है इस बॉडी के लिए? जिनको बात नहीं समझ में आई नेट फोर्स क्या होता है आगे बताऊंगा। नेट फोर्स का मतलब होता है कि जब तुम एक डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को सम कर दो, जब तुम एक सिंगल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम कर दो, उसको मतलब नेट फोर्स। कितने ही फोर्स हैं यहाँ पे? कितने फोर्स हैं? 10 ही तो हैं। लेट अस सपोज अगर एक यहाँ पे एक फोर्स और होता, मान लो 8 का, जिनको बात समझ में नहीं आ रही उनके लिए कर रहा हूं। तो अभी इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना बताते हैं, कितना होता है? दो होता है ना। 10 पॉजिटिव एक्स में, उसमें से माइनस कर दोगे 8। माइनस क्यों कर पाए तुम फोर्स को? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुमने एलजेब्रिकली यहाँ पे कैसे काम कर लिया? कल बताया था मैंने, अगर डायरेक्शन सेम हो तो मैं एलजेब्रिकली भी वेक्टर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। डायरेक्शन सेम मतलब अपोजिट या सेम, आई बात समझ में? तो इस केस में नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई 8 नहीं है। अब इस केस में पॉजिटिव एक्स के अंदर कितना है फोर्स नेट? 10 है। तो जब किसी एक बॉडी पे एक नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही हो, तो क्या वो बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है उस डायरेक्शन में? नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना बात। अगर अब ध्यान, ये आपको क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में इसका रीजन समझ में आएगा, कई बात समझ में।
तो जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो हो सकता है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो, यानी या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि उसके पास जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो, क्या पता ना हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है कुछ। जरूरी नहीं है, आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो ही हो। अरे सुमित रुक जाओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब सब सिखा दूंगा, कभी परेशान नहीं होंगे। सिखा दूंगा चीजें। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबके लिए? चलूं आगे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग को बहुत दिक्कत आती है कपल के अंदर। कपल पूछ लो, सर मोमेंट ही होती है जिसमें दो फोर्स बराबर होते हैं, यही बोलोगे, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओगे इससे ज्यादा कुछ। कभी नहीं बोल पाओगे। अब सीखो चुपचाप से, देखो। कपल भैया भी मोमेंट की फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, बट एक स्पेशल केस है। कैसे? नाम में ही समझ में आ रहा है कपल, यानी कि दो। हाँ भाई, नाम में ही समझ में आ रहा है कपल। कुछ लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। दो यानी कि पेयर बोल सकते हैं। पेयर। अब ध्यान दो, देखो। एक बॉडी है, ठीक है। ए बॉडी। दिस इज बॉडी। मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। सुनते रहना ध्यान से। इस वाई डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगाया, डाउनवर्ड्स, 10 किलो न्यूटन का। और एक फोर्स मैंने लगाया नीचे से, ना, 10 किलो न्यूटन का। बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है। जीरो है। चलो, अच्छी बात है, समझ रहे हो चीजें। ये 10 किलो न्यूटन ऊपर वाला और ये 10 किलो न्यूटन नीचे वाला एक स्पेशल टाइप के फोर्स है। कल समझाया था, क्या बोलते हैं फोर्सेस को? जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, क्या बोलते हैं उनको? कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है ना? चलो देखो, बेटा फ्री फंड में नहीं बताई थी सारी बातें, अब काम में आएंगी सारे। वो टूल्स दिए थे ताकि तुम अभी आराम से समझ पाओ। चलो देखो, एक और बॉडी बी है। एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी है। उस बॉडी पे भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और 10 किलो न्यूटन अपवर्ड। इस बॉडी पे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। उस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है। चलो, पिछली बार की तरह क्या दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या? हाँ, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। नहीं। चलो, अब जरा चेक करो, अब ध्यान से बात समझना, देखो। अब बहुत काम की बात है, देखो। मैंने एक एक्सिस ड्रॉ करी। चलो देखो, लेट अस सपोज इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल डी। दैट इज स्मॉल डी। मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ओ। मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ओ। दैट इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज डी बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो डी बाई 2। अभी बीच में ले रहे हैं, अभी कहीं और भी लेंगे तो समझ में आएगा। देखो, अब मेरे को क्या निकालनी है? अभी सीखा है आपको मोमेंट निकालना है। मुझे इस वाले फोर्स के कारण मोमेंट निकालना है ओ पॉइंट के बाद। क्या आएगा? फटाफट, शाबाश। मोमेंट निकालना है इस डाउनवर्ड फोर्स के कारण इस ओ पॉइंट पे। फोर्स इंटू क्या? फोर्स इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अब समझ में आ रही है ना आपको बात? इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना दूर है जिस पॉइंट के बाद अब आप निकालना चाहते हो? इसका लाइन ऑफ एक्शन डी बाई 2 डिस्टेंस दूर है, तो डी बाई 2 प्लस। क्या बॉडी पे फोर्सेस एक ही हैं? दो फोर्स हैं। इसका सेंस क्या रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, माइनस आएगा। ओके ओके।
इसका सेंस क्या रहेगा इस वाले फोर्स का? ये ओ पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट देगा या एंटी क्लॉकवाइज? F1 फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है चलो। अब इस वाले फोर्स की बात करें जो 10 है, क्या इसका भी सेम सेंस है क्या? क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा? तो दोनों का अगर सेंस सेम है तो ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आसिफ, समझ में आई बात? दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आएगा उनका नेचर सेम है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ऐड कर सकता हूं मैं। तो कितना हो गया? 10 × D/2। तो टोटल मोमेंट कितनी आई? 5D + 5D, 10D आ गई। 10D आ गई, है ना? आपने ओ पॉइंट के बाद मोमेंट लिया था। चलो, अब ध्यान से देखो, एक और पॉइंट लिया हमने, लेट अस सपोज ये पॉइंट पी लिया यहाँ पे। चलो, अब जिससे मैं पूछूंगा, ये ओ के अबाउट लिया था, अभी हमने मोमेंट लिया पी के अबाउट। पी के अबाउट, विवेक मुझे बताओ, ये जो F1 फोर्स है, इसके कारण कितना मोमेंट आएगा इस पी पॉइंट पे? वैल्यू बतानी है इसकी। जो F1 फोर्स है, इसके कारण इस पी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा? गायब। 10D, कैसे 10D आएगा? 10 × D, क्योंकि D इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लस आसमान, ये जो पी पॉइंट है, इस वाले फोर्स के कारण कितना मोमेंट आएगा? रीजन, क्या इस वाले फोर्स का जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन है या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट टू मोमेंट लेना चाहते हो? ये क्या लोहा क्या लिख रही हो, लो लिखो या तो 10 × 0 कितना आएगा ये? कितना आ गया? 10D आ गया। 10D आ गया। सर हम तो एक पॉइंट बॉडी के बाहर लेंगे, बिल्कुल लो, खुश रहो। लो एक पॉइंट यहाँ लो, इसको पॉइंट लिया Q, और ये डिस्टेंस लेट सपोज x है। अब सुनते रहना ध्यान से, ये x है, यहां से यहां तक तो D था, तो यहां से लेकिन x है। तो मोमेंट निकालना चाहता हूं मैं Q पॉइंट के अबाउट। पहले वाले फोर्स के कारण कितना आएगा मोमेंट? 10 × व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? D + x। D + x, मानते हो बात? D + x, इज इट करेक्ट? और नेचर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? नेचर क्या है? स्टिल एंटी क्लॉकवाइज। स्टिल एंटी क्लॉकवाइज। चलो, अब अगर इस 10 की बात करें, इस 10 वाले फोर्स का जो नेचर है रोटेशन का, इस क्यू पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो एक नेचर एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, तो क्या दोनों को ऐड करूंगा? सेपरेट करूंगा, माइनस। इस वाले फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है वो, इस क्यू के अबाउट? एक्स। तो जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो मोमेंट कितनी आएगी? अगेन 10D, अगेन 10D। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में आई सबको? अब माय डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूड करने का टाइम आ गया। पिछले वाले केस में जब एक फोर्स था, जब हम मोमेंट पढ़ रहे थे, जब मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं, क्या मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी? इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर एक सिंगल फोर्स है, अगर मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज करूं तो क्या मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी? अच्छा, इम्प्रीत, अगर मैं मोमेंट ओ के अबाउट निकाल के पी के अबाउट निकालूं इस फोर्स के कारण, क्या सेम मोमेंट आएगा जो यहां पे ये आ रहा है? नहीं आएगा ना? लेकिन इस वाले केस में क्या मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दूं, चाहे वो ओ हो गया, चाहे पी हो गया, चाहे क्यू हो गया, मोमेंट की वैल्यू सेम आ रही है निकल के? और नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? आपका नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? तो ऐसी स्पेशल मोमेंट को क्या बोलते हैं? जो दो फोर्सेस के कारण हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, क्या बोलते हैं ऐसी मोमेंट को? कपल बोलते हैं। बात समझ में आई? दो फोर्सेस चाहिए, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगे तो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो जाएगा? दो फोर्सेस अगर ऑटोमेटिकली सेम मैग्नीट्यूड की होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो कभी भी अगर किसी भी बॉडी पे कपल अप्लाई हो रहा होगा, तो वहां पे नेट फोर्स क्या होगा?
हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। किसी भी बॉडी पे अगर सिर्फ कपल अप्लाई हो रहा होगा, दैट मीन्स टू फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्या तुम्हें आज समझ में आया कपल क्या होता है? लेट अस सपोज, देखो ध्यान से बात, मुझे ये ढक्कन खोलना है इस शीशी का। अगर मैं सिर्फ एक ही फोर्स, मेरी फिंगर्स को देखो ध्यान से बात, देखो फिंगर्स को देखो, अगर मैं सिर्फ एक ही फोर्स लगाऊं, क्या ओपन होगा ये? बट अगर मैं इस पे दो फोर्स लगाऊं अपोजिट नेचर के, देखो ध्यान से, एक आगे लेके जाएगा एक पीछे, इस तरीके से, देख रहे हो, दो मुझे से कपल जनरेट कर रहा हूं। आई बात समझ में? तो कपल क्लियर हुआ आप लोग को? अब एक और चीज जो कंक्लूजन है, कपल कैसा वेक्टर है? क्या कपल इस ओ पोजीशन पे डिपेंड किया? क्या कपल इस ओ पोजीशन पे डिपेंड किया? क्या कपल इस पी पे डिपेंड किया? क्या इस क्यू पे डिपेंड किया? तो पोजीशन पे तो इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर कैसा वेक्टर हुआ ये एक फ्री वेक्टर हुआ, फ्री वेक्टर हुआ। बात सबको समझ में आई? दूसरी चीज, दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनना बात। जब मैंने आपको बोल दिया कि ऑलरेडी, ऑलरेडी किसी बॉडी पे कपल लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो क्या बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन होगा कभी? ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होगा बॉडी का? सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को क्या ये दो फोर्सेस मिलकर रोटेट करेंगे? है ना? अब ध्यान से बात समझो, अब देखो सुनो, इसका लॉजिक बता रहा हूं कि एक उंगली से आपका ढक्कन क्यों नहीं खुलता। जब तुम एक उंगली से इस बॉडी पे देखो, सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या नेट फोर्स जीरो है? क्या नेट फोर्स जीरो है? और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये ढक्कन रोटेट होने के साथ साथ कौन सा मोशन आएगा इसके अंदर? अगर नेट फोर्स, ट्रांसलेशन मोशन, अगर इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन आएगा, तो क्या कभी ओपन होगा ये? अरे मुझे बताओ नमूनो। अगर इसके अंदर ट्रांसलेशन, इसको ओपन होने के लिए रोटेशन चाहिए। अगर तुम रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन भी दोगे, ओपन होगा ही नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फील आई कुछ? कभी सोचा इस बारे में ऐसा? अगर एक हाथ से कभी नहीं खुलेगा भाई, नहीं खुलेगा। कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हो कि तुम्हें एक हाथ से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ ही कंपोनेंट रोटेशन में आएगा, कुछ कंपोनेंट ट्रांसलेशन में जाएगा। बट जब दो हाथ आएंगे, तो कोई भी कंपोनेंट ट्रांसलेशन में नहीं आ रहा है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं और सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तुम्हारा फोर्स कम लगेगा रोटेट उसको ओपन करने में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? कुछ फील आई नमूनो? क्लियर हुआ? तो कपल क्या होता है? व्हेन टू फोर्सेस, when two forces of equal magnitude, of equal magnitude and but opposite in direction, but opposite in डायरेक्शन। क्या ये, क्या ये स्टेटमेंट सही है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है ना? when two forces of equal magnitude but opposite in direction, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? क्यों? अगर ये कोलिनियर हो गए, जस्ट ऊपर देखो, अगर ये कोलिनियर हो गए, क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई भी मोमेंट आएगा? क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई भी मोमेंट आएगा? कोई मोमेंट ही नहीं आएगा। तो काहे का कपल? कैसा कपल? कपल का मतलब क्या हुआ? रोटेशन तो होनी चाहिए ना।
तो वो दोनों फोर्सेस क्या नहीं होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन, सच दैट दोज फोर्सेस शुड बी नॉन कोलिनियर। देन दे फॉर्म अ कपल। नेक्स्ट, कपल इज अ फ्री वेक्टर। कपल इज अ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था आपको? नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो इन केस ऑफ कपल। इन केस ऑफ कपल, क्या मोमेंट के केस में नेट फोर्स जीरो था? इन केस ऑफ कपल, सो देयर विल बी, सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशन मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नो ट्रांसलेशन मोशन। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड इन द क्लास एंड नॉट थिंकिंग इस सर ये क्या बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखोगे देन डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी सब्जेक्ट में। क्योंकि आई पर्सनली फील कि बच्चे बहुत फंसते हैं कपल के अंदर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कपल है क्या चीज़ एक्चुअल में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन। काफी आज के लिए, बाकी कल करते हैं। कल आपका ऑफ रहेगा, मंडे को मिलते हैं सेम टाइम। डिवाइस करके आना, आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। नो इशू, इश्यूज एट ऑल। जो भी आपका रिमेनिंग है वहां से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है।